विपक्षी पार्टी के एक नए नेता आए हैं। उनके हथियार मुझे जरा बाजारू मालूम हुए। वो अभी भी चुनावी मोड में फंसे हुए हैं। लगता है लोकसभा को भी वो चुनावी रैली मान बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बोल रहे थे। लोकसभा में तारीख थी 16 मई सन 1957। ये नेहरू का अटल के पहले ही भाषण पर एक जवाब था। ऐसी कई बहसें अभी आगे होनी बाकी हैं। अटल का वर्चस्व भारतीय राजनीति में बढ़ता रहा। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें आदेश है कि रोज एक किताब पढ़ी जाए और सुनाए जाएं आपको उससे जुड़े मज़ेदार किस्से। आज हमने पढ़ी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर पैन मैकमिलन प्रकाशन से आई किताब वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट। ये किताब 1924 में वाजपेयी के जन्म से लेकर 1977 तक उनके राजनीतिक और निजी जीवन के वक्त को कवर करती है। इसे लिखा है अभिषेक चौधरी ने। सीधे शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे लोकसभा चुनाव के किस्से से। 10 मई 1957 की शाम वाजपेयी ने लोकसभा में सदस्यता की पहली मर्तबा शपथ ली। 15 मई को जब वाजपेयी सदन में पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए तो नेहरू को खूब कोसा। आरोप लगाया कि आपकी सरकार के पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है, हर चीज का जवाब ये भी नहीं और वो भी नहीं है। वाजपेयी ने उदाहरण दिया कि जब नेहरू सरकार से पूछा जाता है कि आप 1/3 कश्मीर को आर्मी भेजकर आजाद कराएंगे, उनका जवाब होता है नहीं नहीं। इसके बाद जब कोई उनसे फिर पूछता है कि क्या आप कश्मीर को पाकिस्तान को गिफ्ट कर देंगे, उनका फिर जाहिरन जवाब होता है नहीं। वाजपेयी शायद थोड़े से नर्वस थे, पर अपने तर्कों के साथ पूरी तरह मुस्तैद। अब बारी नेहरू की थी। नेहरू जो उस वक्त वाजपेयी से उम्र में 2 गुना और कद में कई गुना बड़े थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे हैं और नेहरू प्रधानमंत्री हैं। पहले उन्होंने चुपचाप सुना, फिर अगले दिन अटल बिहारी वाजपेयी पर निशाना साधते हुए बोले, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि ये बाजारू हथियार वाली बात। घड़ी की गरारी 5 बरस आगे करते हैं। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध पर चर्चा करने के लिए वाजपेयी समेत जनसंघ के कई नेताओं ने संसद के सत्र की मांग की। ये मांग मानी गई। संसद के उस सत्र में वाजपेयी राज्यसभा में भाषण देते हुए पहले तो नेहरू पर जमकर बरसे, लेकिन वाजपेयी ने संकट के उस दौर में भी नेहरू को न इस्तीफा देने के लिए कहा और न ही उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल उठाए। वाजपेयी बोले थे, आज संकट की इस घड़ी में देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। वो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, शांति के दूत हैं। इतिहास शायद हमारी परीक्षा ले रहा है कि क्या आग की बारिशों के इस दौर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे मुल्क और हमें जीत के मुहाने पर ले जा सके। ये सिर्फ हमारे सैनिकों की परीक्षा नहीं है, ये मुल्क के हर नागरिक की परीक्षा है, जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल हैं। लेकिन इसके बाद का जो किस्सा है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रयोग का सबसे सुंदर उदाहरण है। वाजपेयी की राय से आरएसएस या जनसंघ के कई नेता सहमत नहीं थे, उनकी मुख्तलिफ राय थी। कुछ दिनों बाद नेहरू सरकार में गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में शिकायत की कि जनसंघ की तरफ से कुछ परेशान करने वाली खबरें आई हैं। शास्त्री ने वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि युद्ध के इस वक्त में उनकी बातें ज़रूरी और गंभीर हैं, जबकि जनसंघ के लोग एक युद्ध के वक्त का नेता मांग रहे थे। शास्त्री ने कुछ तंजिया लहजे में जो कहा उसका मजमून है, जनसंघ ने खुद तो देश के लिए कोई कष्ट सहा नहीं है, वो जानते भी नहीं हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने कितना दृढ़ निश्चय दिखाया था। इसके बाद वो जनसंघ से सवाल पूछते हैं, ये शास्त्री पूछ रहे हैं कि क्या पूरे देश में पिछले 15 सालों में गांधी की हत्या के बाद कोई ऐसा नेता है जिसे नेहरू की तरह उन सिद्धांतों को जिया हो। इमरजेंसी के दिनों में वाजपेयी की गिरफ्तारी का भी एक दिलचस्प किस्सा अभिषेक चौधरी, जो इस किताब के लेखक हैं, वो हमें सौंपते हैं। बात थी इमरजेंसी की। 26 जून की भोर 7:45 बजे आडवाणी वाजपेयी के कमरे में हड़बड़ी में घुसे चले आए। वो उन दिनों बंगलुरु के एमएलए हॉस्टल में रुके हुए थे। उस वक्त यहाँ 4 लोग थे। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के एसएन मिश्रा, सोशलिस्ट पार्टी के मधु दंडवते, वाजपेयी और आडवाणी। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई और राजनारायण को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। संघ परिवार के बाकी नेता मसलन नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी, चंद्रशेखर भंडारी पहले ही अंडरग्राउंड हो गए थे। इधर चारों विपक्षी नेताओं ने सोचा कि अगली फ्लाइट से सीधे दिल्ली निकला जाए, क्योंकि तिहाड़ में बंद होना फिर भी ठीक है, बरक्स यूं 2000 किलोमीटर दूर घर से कैद होने के। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा सकता था, पर फिर यह किस्सा कैसे होता। वाजपेयी की जोरदार इच्छा थी कि एयरपोर्ट निकलने से पहले और पैकिंग से पहले जरा पेट पूजा कर ली जाए। सुबह का वक्त तो बिना नाश्ते के कैसे निकले। वाजपेयी जैसे ही कैंटीन में नाश्ता करने बैठे, तभी बेंगलोर पुलिस आ गई।
हालांकि उन्हें मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए गए। ये पुलिस की अपनी टैक्टिक थी ताकि वो उन्हें कस्टडी में भी ले ले, वो भी बिना किसी अरेस्ट वारंट या लिखित आदेश के। अब बात इमरजेंसी के दिनों की, क्योंकि उसका एक लिखित आदेश आया था। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक थे बाला साहब देवरस और इंदिरा सरकार के बीच हुई इस खतो किताबत में हमें जो मिला वो भी बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि तथ्य है कि इमरजेंसी के दिनों में आरएसएस को बैन कर दिया गया था। साल 1975 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक देवरस ने पुणे की यरवदा जेल से इंदिरा गांधी को 2 और होम मिनिस्टर केबी रेड्डी को 2 खत लिखे, यानी कुल जमा 4 खत। कैद में बंद देवरस ने सरकार से प्रार्थना की कि आप आरएसएस पर लगा जो बैन है उसे हटा दें। उन्होंने सरकार को आरएसएस संगठन की सेवाएं देने का भी ऑफर दिया। इंदिरा इससे पहले आरएसएस के ही सरसंचालक रहे माधव सदाशिवराव गोलवलकर की बातों को भी नजरअंदाज कर चुकी थी, तो इस बार भी उन्होंने देवरस को एक अदद जवाब देना मुनासिब न समझा। जवाब विनोबा भावे की तरफ से भी नहीं आया था, जो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे। जब देवरस ने ये बात पता की तो उन्होंने विनोबा को खत लिखकर कहा था, कृपया आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि पीएम के मन में आरएसएस के प्रति जो भी दुर्भावनाएं हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें आप मिटा दें। मैसेज सीन पर छोड़ा गया था। भावे की तरफ से कोई लौटती पाती नहीं आई। हम सब जानते हैं कि जेपी की संपूर्ण क्रांति के नारे और रामलीला मैदान की रैली के बाद किस तरह इमरजेंसी लागू हुई थी, और इमरजेंसी लगने के ठीक एक दिन पहले गठन हुआ था लोक संघर्ष समिति का। जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के पूरे दौर में एक हीरो की तरह थे। लोक संघर्ष समिति ने आपातकाल के 1 बरस बाद एक सत्याग्रह करने की कोशिश की थी, जिसका उद्देश्य था सरकार को गिराना नहीं, उसका पर्पस था कि पॉपुलर सपोर्ट कितना है ये बात चेक की जाए। जाहिर सी बात थी कि जब सब बड़े नेता जेल में थे तो सत्याग्रह फेल होना ही था। हुआ भी। साल 1976 में जब लोकसभा चुनावों को 1 बरस आगे बढ़ाने की बात हुई तो उन्हीं गर्मियों में वाजपेयी और जेपी के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। मीटिंग बताएंगे आपको वो एक तनाव भरी मीटिंग का दौर है। मामला ये था कि वाजपेयी जेपी को ये समझा रहे थे कि अब समिति का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि आंदोलन अब ज़्यादा नहीं चल पाएगा तो आपको इसे वापस ले लेना चाहिए। चरण सिंह ने खुद को इससे अलग कर लिया है, ये जेपी ने जवाब दिया अटल बिहारी वाजपेयी को। साथ ही जेपी ने यह भी जोड़ा कि भारतीय लोकदल के कई कार्यकर्ताओं को अभी नहीं छोड़ा गया है। अब यहाँ वाजपेयी अपनी बात पर अड़े थे और जेपी अपनी बात पर। आखिरी कोशिश करते हुए वाजपेयी बोले कि ये मूवमेंट आपके नाम पर है और पूरी सरकार मानती है कि सिर्फ आप ही हैं जो इसे वापस ले सकते हैं। जेपी ने इस पर एक प्रपोजल रखा कि अगर सरकार जेल में बंद हर राजनीतिक कैदी को रिहा करती है तो वो संघर्ष को वापस लेने को तैयार हैं। हालांकि बाद में न तो सरकार की तरफ से कोई डील हुई और न ही जेपी की तरफ से, और इमरजेंसी हटी साल 1977 में। बाकी का सब इतिहास है, वो कभी और। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे किताबी बातें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, टाटा।